नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने उन्नाव के बागरमऊ में अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने तय सीमा से कम समय में काम पूरा होने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बधाई दी। कि 23 महीने में सड़क बन करके तैयार हो गई है। और आपने जो कहा था कि सरकार हो ना हो, आने वाले समय में मैं ये बात कह सकता हूं अपने तमाम समाजवादी साथियों के सामने, जो काम समाजवादियों ने किया ये उदाहरण बनाए न केवल देश के लिए बल्कि तमाम जो उत्तर प्रदेश को कहते थे ये पीछे है, पिछड़ा प्रदेश है, उन प्रदेशों को भी ये उदाहरण बना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे काम हो सकता है। और यही काम जो आपका है आने वाले समय में मदद करेगा, यही जनता को सुविधा देगा। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों में बहुत क्षमता है। इन लोगों ने मेरी ओर से की गई समय सीमा में एक्सप्रेसवे को तैयार किया। 4 वर्ष में बनने के बजाय एक्सप्रेसवे 22 महीनों में बनकर तैयार हुआ। मैं बधाई देते हैं, लेकिन उनके बहुत सहयोगी अधिकारी भी हैं, उन्होंने विशेष रुचि लेकर के सहयोग किया है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक सवाल है इस सड़क का, ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। उद्घाटन समारोह में पहुंचे सभी नेताओं ने रिकॉर्ड वक्त में एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जमकर सराहना की। उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों से लेकर के मुख्यमंत्री को विशेष बधाई देता हूं। और अगर इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का अगर विकास होता रहता तो आज उत्तर प्रदेश बहुत आगे होता। नेताजी का जो आशीर्वाद मिला है वो आपको ऐसा ही मिलता रहेगा। और अगले चुनाव के बाद जब दोबारा आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो बलिया वाले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी नेताजी के द्वारा ही नियत समय पर करा पाएंगे। 31 दिसंबर 2015 को देश के प्रधानमंत्री जी ने, मैं बादशाह कहता हूं, जिनका एक एक लफ्ज आने वाले कल तारीख बनेगा। लोग याद रखेंगे कि कमजोर का हक उनके चुने हुए लोगों ने कैसे छीना था। याद रखेगा इतिहास। उन्होंने 31 दिसंबर 2015 को 8 लेन का शिलान्यास किया था और तकरीबन 15 दिसंबर 2015 से आज तक एक फावड़ा मिट्टी तक वहां नहीं है। पटना इंदौर एक्सप्रेस हादसे को लेकर लोकसभा में सोमवार को हंगामे के बीच रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बयान दिया। उन्होंने रेल दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हादसे की फॉरेंसिक जांच होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। रेल हादसे को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्ष ने दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी को लेकर खूब हंगामा किया। विपक्ष के सांसदों ने एक सुर में यह मांग रखी है कि रेल हादसे पर चर्चा तब होगी जब प्रधानमंत्री मोदी सदन में उपस्थित होंगे। रेल हादसे में अब तक मृतकों की संख्या 140 के पार पहुंच गई है। कानपुर के एसपी ने इस बाबत जानकारी दी है, जबकि करीब 60 गंभीर रूप से घायल और 150 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। पटरी में दरार की आशंका के चलते ट्रेन के उतरने की आशंका जाहिर की जा रही है। ट्रेन हादसे पर खुलासा हुआ है। ड्राइवर जलत शर्मा ने अफसरों को खतरे के संकेत दिए थे। झांसी से चलने के बाद 2 स्टेशन पार होते ही उन्होंने इंजन मीटर पर अधिक लोड दिखा। उन्होंने तत्काल सहयोगी डीपी यादव को जानकारी दी, लेकिन वहां से कहा गया कि ट्रेन को जैसे तैसे कानपुर तक ले जाओ, फिर देखेंगे। रेल हादसे में मरने वालों की तादाद वक्त दर वक्त बढ़ती ही चली जा रही है और जिला प्रशासन के पास शवों को रखने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं। आलम यह है कि पोस्टमार्टम हाउस में एक भी डीप फ्रीजर नहीं। पहले बर्फ की सिल्लियां लाई गई और फिर लाशों को एक आलू की कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया गया।
नोटबंदी के मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने आज भी जमकर हंगामा किया। संसद में आज फिर से नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता नजर आया। लगातार हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई आज 2 बार स्थगित करनी पड़ी। जहां एक तरफ नोटबंदी पर विपक्ष सरकार को संसद में घेरने का काम कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी ने नोटबंदी पर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी के इस फैसले से आम लोगों को परेशानी हो रही। नोटबंदी के 13वें दिन राहुल गांधी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में पहुंचे और फिर इंद्रलोक इलाके में भी एटीएम के बाहर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने यहां पर लोगों से उनका हाल जाना, उनकी समस्याएं पूछी। नोटबंदी पर मोदी सरकार के सहयोग में धर्मगुरुओं ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने कहा कि नोटबंदी का विरोध करना देशद्रोह, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने गठबंधन का ऐलान कर दिया। दोनों दलों ने सोमवार को साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इलाहाबाद के स्वराज भवन में लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फोटो प्रदर्शनी में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी पहुंचे। इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित 220 चित्रों की यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई। इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती पर यह प्रदर्शनी लगाई गई। बेटी की शादी में बेशुमार खर्च को लेकर विवादों में रहे माइनिंग किंग और कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी के बेल्लारी स्थित ऑफिस में आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। ये छापे जनार्दन रेड्डी की ओबलापुरम माइनिंग कंपनी पर मारे गए। बीसीसीआई और लोढ़ा कमेटी एक बार फिर आमने सामने है। लोढ़ा पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बीसीसीआई के सभी अधिकारियों को हटाकर पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई को ऑब्जर्वर बना देना चाहिए। रिपोर्ट में कमेटी ने बीसीसीआई के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए कई नई सिफारिशें की। इससे पहले कमेटी ने सिफारिश की थी कि 70 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को बीसीसीआई में शामिल नहीं किया जाए, साथ ही हर राज्य के पास एक ही वोट हो, उससे ज्यादा न हो। पिछले लंबे वक्त से बीसीसीआई और लोढ़ा पैनल में खींचतान मची हुई है। बोर्ड लोढ़ा पैनल की सिफारिशें पूरी तरीके से लागू करने को तैयार नहीं और ढीला रवैया अपना रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि सिफारिशों को पूरी तरह लागू करें, लेकिन बावजूद इसके बीसीसीआई अपनी अलग दलीलें रखता है। नोटबंदी को लेकर कई अदालतों में दायर याचिकाओं के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दाखिल की है। केंद्र ने याचिका में देश भर के अलग अलग हाईकोर्टों में नोटबंदी के मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट या किसी हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की। नोटबंदी की संवैधानिकता को लेकर दाखिल मुख्य याचिका पर 25 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए अलग अलग हाईकोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया था। 500,000 के नोट बंद होने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। जन कल्याण समिति ने याचिका दाखिल कर निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स और ब्लड बैंकों में पुराने नोट स्वीकार करने की मांग की। नाबालिग से बलात्कार के आरोपों में जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया। आसाराम की जमानत अर्जी पर सुनवाई में गुजरात सरकार ने आसाराम की जमानत का विरोध किया। दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थित ताज मानसिंह होटल की फिलहाल नीलामी नहीं होगी। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोली पर रोक लगाई। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के बोली लगाने वाले फैसले पर रोक लगाते हुए यह आदेश दिया। आपको बता दें कि ताज मानसिंह होटल को 1978 में 33 साल की लीज पर लिया गया था। यह लीज 2011 में पूरी हो गई थी, जिसके बाद टाटा ग्रुप ने दिल्ली हाईकोर्ट में लीज बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने एनडीएफसी की मांग को दरकिनार कर दिया, जिसमें उन्होंने 31 मार्च के बाद होटल में कंपनी की कोई बुकिंग न करने को कहा था। कारपोरेट मंत्रालय के डीजी वीके बंसल और उनके परिवार के खुदकुशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीबीआई से जवाब मांगा है। पूरे परिवार की खुदकुशी के मामले में एक जनहित याचिका में एसआईटी से जांच करवाने की मांग की गई। मुंबई की स्पेशल कोर्ट में अवमानना के मामले में विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। धोखाधड़ी केस की जांच करी सीबीआई ने कहा कि माल्या के प्रत्यर्पण के लिए इसे यूके सरकार को भेजा जाए।
आरुषि हेमराज हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही आरुषि की मां नुपुर तलवार को पेरोल के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। पेरोल बढ़ाने की अर्जी पर 24 नवंबर को सुनवाई होगी। नुपुर तलवार अपनी मां की बीमारी के सिलसिले में पेरोल पर। दुनिया भर में फैले अनिवासी भारतीयों को ई वोटिंग के जरिए वोट देने के प्रस्ताव पर ताजा स्थिति के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जानकारी मांगी। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस CS ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह सवाल पूछा है। याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले केंद्र ने चुनाव आयोग के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। याचिकाकर्ता के वकील का दावा है कि सरकार ने इस बाबत एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया था और अदालत को बताया कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन की तैयारी की जा रही। पीवी शमशीर और नागेंद्र चंदर ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जस्टिस ठाकुर ने इस बारे में सरकार से 8 हफ्ते में जवाब मांगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर रतन लाल हांगलू हाईकोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने कुलपति को नसीहत दी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। सिस्टम मैनेजर डॉक्टर राजकुमार को प्रोफेसर मानने से इनकार किया गया था। अब मामले में एग्जीक्यूटिव काउंसिल फैसला लेगी। लखनऊ हाईकोर्ट ने पॉलीथीन खाने से गायों की मौत के मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने नगर निगम से जवाब मांगा। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 28 नवंबर को होगी। गाजियाबाद में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली निकाली गई। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये परिवर्तन रैली गाजियाबाद के पूरे शहरी इलाकों में निकाली गई। जगह जगह सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस रैली में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सोमवार को कानपुर रेल हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने घायलों के पास जाकर उनका हालचाल जाना और इलाज की व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र के जालपुर गांव के पास सोमवार सुबह हुए एक भीषण हादसे में बोलेरो सवार पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। कानपुर के पुखराय में हुए भीषण ट्रेन हादसे में जहां 141 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, वहीं 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुशनसीब रहे। खुशनसीबों में एक प्रतापगढ़ जनपद का एक परिवार भी रहा। कानपुर जनपद के पुखराय स्टेशन के पास हुए रेल हादसे में मरने वालों में आजमगढ़ के भी 3 युवक शामिल हैं। वहीं अभी भी कानपुर में कई लावारिस लाशों की पहचान होनी अभी बाकी। कानपुर देहात में हुए ट्रेन हादसे में हर यात्री अपनी जान बचाने की खातिर भगवान से गुहार लगा रहा था। वहीं इसी ट्रेन में 2 वर्षीय बेटी के साथ यात्रा कर रही मां ने बेटी को बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी। नोटबंदी के बाद से लगातार बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। रुपए एक्सचेंज करने और निकालने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिख रहे हैं, लेकिन अब लोगों का सब्र भी टूटता नजर आ रहा है। विंध्याचल धाम के दान पात्रों पर काले धन का ग्रहण सा लग गया है। जिला प्रशासन ने धाम के 7 दान पात्रों को सीज कर दिया। नोटबंदी के बाद खोले गए दान पात्रों से 20 लाख से अधिक की रकम निकली थी, जिनमें ज्यादातर 500 और 1000 के नोट शामिल थे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण भारत सरकार उमा भारती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में मेरठ पहुंची। उमा भारती ने बताया कि 20,000 करोड़ से गंगा को स्वच्छ करने का अभियान देश में चलाया जा रहा है। गंगा बहुत जल्द 10 साफ नदियों में शुमार होंगी। कानपुर के पुखराय में इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतरने के मामले में 24 घंटे भी नहीं बीते कि झांसी में एक और रेल हादसा हुआ है। बुलंदशहर में प्रेमी जोड़े की पिटाई का एक मामला सामने आया है। दिल्ली का है कि युवक अपनी प्रेमिका को लेकर खुर्जा पहुंचा था। मामले की भनक खुर्जा के हिंदूवादी संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं को लगी, जिसके बाद इन लोगों की पिटाई की गई। गाजियाबाद पुलिस की लापरवाही सामने आई है। सड़क हादसे के बाद फोन करने के बावजूद घटना 2 घंटे बाद पीसीआर वैन मौके पर पहुंची। विपिन के सहयोगी संस्थान ILRF के सदस्य के साथ यह हादसा हुआ। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को देखते हुए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी हाईकमान प्रदेश में चुनाव की तैयारियों का फीडबैक ले रहा है। सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय दिल्ली पहुंचे। वहीं कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची थी।
गैरसैंण में चल रहा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया है। सत्र समाप्त होने के साथ ही उत्तराखंड विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि गैरसैंण सत्र 26 विधेयक इसमें पास किए गए, जो एक रिकॉर्ड है। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि प्रदेश के विकास के लिए सत्र काफी महत्वपूर्ण रहा। गदरपुर अनाज मंडी में कांग्रेस कार्यालय में सतत विकास संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए गदरपुर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की। कांग्रेस की सत्ता विकास संकल्प यात्रा शुरू होने के साथ ही कांग्रेस की ये यात्रा सवालों के घेरे में आ गई। यात्रा की शुरुआत खानपुर के लाडौर से हुई, जहां पर बार बालाओं के ठुमके के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई। बीजेपी की आज होने वाली परिवर्तन यात्रा पर कांग्रेस नेता भी जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज हिंदवाड़ का कहना है कि एमएलए की खरीद फरोख्त से लेकर राष्ट्रपति शासन को अंजाम देकर राज्य के विकास को 9 महीने पीछे धकेलने वाली केंद्र की सरकार को जनता इस बार माकूल जवाब देने का मन बना चुकी। श्रम मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने लालकुआं में सोमवार को बिंदु खत्ता क्षेत्र में 1 करोड़ 6 लाख की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। चुनाव नजदीक आते ही मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनावी फायदा उठाने के लिए जहां अलग अलग विभागों में धड़ल्ले से नियुक्तियां कर रहे हैं, वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने मुख्यमंत्री की ओर से की गई नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए। राज्य में बढ़ते अपराध की घटनाओं को कम करने के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों की सुविधाओं के लिए पुलिस हेल्प डेस्क बनाकर एक नई पहल की। हरिद्वार की सड़कों पर जगह जगह लगे होर्डिंग्स अब परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। आए दिन इन होर्डिंग्स की वजह से जहां दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं आम जनता को भी इससे परेशानी हो रही। देहरादून में आबकारी विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। विभाग के अधिकारियों ने अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के बाद रांची के खाद्यान्न बाजार पंडरा मंडी की रौनक गायब हो गई। न्याय दो या जेल दो के तहत सर्वदलीय संघर्ष समिति के लोगों ने गोला गोली कांड के खिलाफ सोमवार को अपनी गिरफ्तारी दी। सुपरस्टार रजनीकांत और बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी रोबोट 2.0 का फर्स्ट लुक लॉन्च कर दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन 5 साल की हो गई हैं। 16 नवंबर को उनका बर्थडे था। डेविड धवन ने आखिरकार जुड़वा 2 के बारे में आधिकारिक घोषणा कर दी है। उन्होंने उन 2 एक्ट्रेसेस के नाम बता दिए हैं जो उनकी डबल रोल कॉमेडी फिल्मों में नजर आए।